और अगर ये अनुमान सही होता है और इसी तरह से कंसिस्टेंटली मार्केट शेयर गिरता रहता है एलआईसी का, तो लॉन्ग टर्म में एलआईसी हमें मल्टीबैगर रिटर्न नहीं दे पाएगी। 30 करोड़ पॉलिसी होल्डर, 13 लाख से ज्यादा एजेंट्स, जो कि स्ट्रेंथ है एलआईसी की। और अब एलआईसी लाने जा रही है देश का सबसे बड़ा आईपीओ, जिसकी वैल्यूएशन ही 15 लाख करोड़ रुपए आगे जा रही है। अगर इस वैल्यूएशन पर सरकार 5% पर भी आईपीओ लाती है तो भी इसका साइज 75,000 करोड़ हो जाएगा। और अगर 10% पर आईपीओ लाती है तो इसका साइज 1.5 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस आईपीओ का साइज 75,000 करोड़ से 1.5 लाख करोड़ के बीच में होने वाला है, जो कि अब तक का देश का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है। लेकिन इस वीडियो में हम कुछ बेसिक पॉइंट्स जानेंगे एलआईसी के बारे में। पहला, कि एलआईसी की स्ट्रेंथ क्या है। दूसरी, एलआईसी की वीकनेसेस क्या है। और साथ ही हम एलआईसी का कंपैरिजन करेंगे प्राइवेट प्लेयर से, यानी कि जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां हैं उससे हम कंपैरिजन करेंगे एलआईसी का, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि एलआईसी का एज अ फ्यूचर क्या होने वाला है और क्या हमें इसके आईपीओ में निवेश करना चाहिए एज अ लॉन्ग टर्म। तो जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन प्रजापत। शुरू करते हैं इस वीडियो। सबसे पहला, एलआईसी की स्ट्रेंथ क्या है। एलआईसी की स्ट्रेंथ अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं इसका डाटा आपको बताना चाहूंगा। एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर 65% का मार्केट शेयर ले रखी है, जो कि बाकी सारी इंश्योरेंस कंपनियां, जितनी भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां, उन सबसे कई गुना ज्यादा है। तो एलआईसी की स्ट्रेंथ तो आपको यहां से समझ में आ रही है, लेकिन जो मेन स्ट्रेंथ है एलआईसी की वो है उसका ट्रस्ट। देखिए, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में हम किस तरह से ट्रस्ट करते हैं, दो तरीकों से। पहला, कि वो कंपनी भाग ना जाए। दूसरा, उस एलआईसी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कैसा है। और ये दोनों में ही एलआईसी टॉप पर है। एलआईसी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कई सालों से 96 से 97 के बीच में रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। कई प्राइवेट प्लेयर्स का इससे ज्यादा है, लेकिन एलआईसी जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, प्राइवेट कंपनियों से बहुत ज्यादा बड़ी, तो उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 96 से 97 होना बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एलआईसी की जो दूसरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, यानी कि इसके एजेंट्स। एलआईसी के पास 13 लाख से ज्यादा एजेंट्स हैं, जो घर घर जाकर लोगों की एलआईसी करते हैं, उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं और उन्हें समझाने में हेल्प करते हैं कि एज ए इंश्योरेंस उनके जीवन में क्या भूमिका रखता है। तो ये सारा काम एजेंट्स के ऊपर है, जो कि एलआईसी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो यहां तक आपने समझा कि एज एलआईसी की स्ट्रेंथ क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और उसका ट्रस्ट। अब हम ये समझ लेते हैं कि एलआईसी की वीकनेसेस क्या क्या है। एलआईसी की जो वीकनेसेस है, इसकी शुरुआत में हम उसके डाटा से करते हैं। आज से कई साल पहले, लगभग 6 से 7 साल पहले, एलआईसी की जो मार्केट शेयर है लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट के अंदर 75% थी, जो कि अब 10% घट के 65% के आसपास हो गई। लेकिन ऐसा क्यों है? अगर आप इसका डीप एनालिसिस करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि एलआईसी की वीकनेसेस उसकी सबसे बड़ी ताकत, यानी कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और उसका ट्रस्ट ही बनता जा रहा है। अब ऐसा कैसे हो रहा है, इसको समझते हैं। तो जो एलआईसी की पहली वीकनेस है वो है उसका ओल्ड मैकेनिज्म। जब एलआईसी की शुरुआत हुई तब ज्यादा लोगों को इंश्योरेंस के बारे में ज्यादा पता नहीं था, इसलिए एजेंट्स के द्वारा लोगों को हैंड होल्डिंग करी गई। अब जब लोगों को समझ में आने लगा ऐसे इंश्योरेंस, उसकी लाइफ में क्या महत्व है, तो लोग एलआईसी के साथ जुड़ते चले गए। लेकिन जैसे जैसे जमाना ऑनलाइन की ओर बढ़ता जा रहा है, एलआईसी पे वर्क नहीं कर रही है। एलआईसी अभी भी एजेंट्स पे ही वर्क कर रही है, पेपर वर्क पे वर्क कर रही है। और ज्यादातर जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो ऑनलाइन की ओर शिफ्ट हो रही है और साथ ही उनका काम पेपरलेस हो रहा है। इस तरह जो लोग इंश्योरेंस करवाते हैं वो भी दो तरफा होते जा रहे हैं। एक वो लोग जो केवल ऑनलाइन से ही अपना इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, और दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो चाहते हैं कि उनके एजेंट्स घर पे आए, उनको सब कुछ समझाए, एलआईसी के बारे में सारा पेपर वर्क करे और उनकी पॉलिसी रेडी हो जाए। तो इस तरह लोग दो भागों में बढ़ते जा रहे हैं, जिससे एलआईसी का मार्केट शेयर कंसिस्टेंटली गिरता जा रहा है। कई लोगों को हो सकता है इस बात पे विश्वास ना आए कि एलआईसी के पेपर वर्क के होने पे उसका मार्केट शेयर कैसे घट सकता है। तो मैं इसका बेस्ट एग्जांपल देना चाहूंगा आपको, बैंकिंग सेक्टर में ही ले लीजिए। तो जब प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर की शुरुआत हुई थी तब बहुत सारे लोगों ने इसे नकार दिया था कि हम केवल गवर्नमेंट बैंक में ही अपना पैसा डालेंगे एज ए सेफ्टी के तौर पे। लेकिन जैसे जैसे प्राइवेट बैंक डेवलप्ड होते गए और साथ ही उन्होंने कस्टमर सर्विस पर बहुत ही ज्यादा फोकस करते रहे, अब ज्यादातर लोगों की फर्स्ट चॉइस यही हो गई है कि वो प्राइवेट बैंक में अपना खाता खुलवाए, क्योंकि प्राइवेट बैंक में जो कस्टमर सर्विस है वो गवर्नमेंट बैंक की तुलना में बहुत ज्यादा है। इसलिए लोग ज्यादा प्राइवेट बैंक की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। एलआईसी की जो दूसरी वीकनेस बनती जा रही है वो है प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों का ट्रस्ट। अगर आप पिछले 5-10 सालों का डेटा निकालेंगे तो आप पाएंगे बहुत सारी टेक्नोलॉजी कंपनियां इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर आ रही है हैवी फंडिंग लेकर, और वो चाहती है कि उनकी कस्टमर सर्विस बहुत ही ज्यादा अच्छी हो एज अ गवर्नमेंट पॉलिसी की तुलना में। इसलिए अब लोग ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। और यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको किसी भी तरह के पेपर वर्क की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अगर आप वहीं एलआईसी के साथ जुड़ते हैं तो आपको एजेंट्स की सहायता लेनी पड़ेगी आपको पॉलिसी करवाने के लिए,
जो कि एक लंबा प्रोसेस हो जाता है एज ए प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी की तुलना में, जिसके कारण लोग ज्यादातर प्राइवेट कंपनी इंश्योरेंस की ओर ही शिफ्ट होते जा रहे हैं। अब हम ये समझ लेते हैं कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी इतना ज्यादा ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर पा रही है। तो पहला रीजन है क्लेम सेटलमेंट रेशो। अगर आप टॉप 5 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों की बात करें तो उनका क्लेम सेटलमेंट रेशो 98-99 के आसपास मिलेगा, जो कि अच्छा दिखाई देता है। दूसरा रीजन जिससे हम प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों की ओर ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं वो है सिक्योरिटी। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां में 2 तरह से सिक्योरिटी देती है। पहला है पैसा रिजर्व रख के। जिस तरह बैंकिंग सेक्टर में बैंक में आया हो जितना भी पैसा आप लोन पर नहीं दे सकते, आरबीआई के द्वारा उन पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लागू की जाती है कि उन्हें कुछ पैसा रिजर्व रखना ही पड़ता है। इसी तरह इंश्योरेंस सेक्टर में भी चाहे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां ही क्यों ना हो, उन्हें पैसा पब्लिक का रिजर्व रखना पड़ता है। दूसरा है री इंश्योरेंस। जब कोई प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस देती है तो वो उसके पैसे पर भी इंश्योरेंस करवाती है। इसे आप इस तरह से समझिए कि आपने मुझे 10 रुपए दिए एज ए इंश्योरेंस करने के लिए, मैंने उस 10 रुपए पर भी री इंश्योरेंस करवा लिया किसी दूसरी कंपनी से। तो इस कारण से आपका पैसा, अगर मान लेते हैं कि वो कोई कंपनी डूब भी जाती है तो भी आपके पैसे पर री इंश्योरेंस किया हुआ होगा, यानी कि आपका पूरा पैसा नहीं डूबेगा। लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन और है कि यदि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों का दिवालिया हो गया तब क्या होगा? तब भी आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। अब ऐसा कैसे, इसे भी एक एग्जांपल से समझिए। जब यस बैंक का दिवालिया हुआ था तब क्या हुआ था? गवर्नमेंट ने उसे मर्ज कर दिया था एसबीआई के साथ। सेम ऐसा ही इंश्योरेंस सेक्टर के साथ भी होगा। जबकि बैंकिंग सेक्टर में इस तरह अगर कोई बैंक दिवालिया हो जाता है तो उसे मर्ज करना लागू नहीं है, ऐसे कंपलसरी नहीं है। लेकिन एज ए इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर कोई कंपनी दिवालिया होती है तो उसे बड़ी कंपनी के साथ मर्ज करना कंपलसरी है। तो इससे आपके पैसे सेव रहते हैं। तो एज अगर आप प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में भी अपना पैसा लगाते एज ए इंश्योरेंस पॉलिसी के रूप में, तो भी आपको आपके पैसे की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां भी पब्लिक के लिए ट्रस्ट बिल्ड करती जा रही है, जिससे लोग ज्यादा एक्वायर हो रहे हैं प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ। और यही वो 2 कारण है जिसके कारण मुझे लगता है कि एलआईसी का मार्केट शेयर कंसिस्टेंटली गिरता जा रहा है। और अगर ये अनुमान सही होता है और इसी तरह से कंसिस्टेंटली मार्केट शेयर गिरता रहता है एलआईसी का, तो लॉन्ग टर्म में एलआईसी हमें मल्टीबैगर रिटर्न नहीं दे पाएगी। तो ऐसे जो भी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए एलआईसी के आईपीओ में निवेश कर रहे हैं तो उन्हें अच्छे से डीप एनालिसिस और इसका वैल्यूएशन को अच्छे से जांचना चाहिए। और उसके बाद ही आपको सोचना चाहिए कि आपको इस आईपीओ में एज ए लॉन्ग टर्म आपको पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अब हम एक लास्ट पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, क्या इस आईपीओ में हमें लिस्टिंग गेन मिलेगा या नहीं। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। और मैं आपको बहुत सारे आईपीओ को रिसर्च करके बताने वाला हूं कि आपको कौन से पॉइंट्स देखने चाहिए एज ए लिस्टिंग गेन के लिए, अगर एलआईसी के आईपीओ में आप निवेश करने वाले हैं तो इस वीडियो से अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लाता हूं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।